स्वागत है बच्चों। क्लास 9th एनसीईआरटी साइंस में अध्याय 5वां है जीवन की मौलिक इकाई द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ के अभ्यास के प्रश्नों को हल करेंगे इस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहला सवाल है कि पादप कोशिकाओं एवं जंतु कोशिकाओं में तुलना हमें करना है प्लांट सेल और एनिमल सेल में, यानी इन दोनों के मध्य क्या समानताएं हैं, क्या अंतर है, वो हमें बताना है। इसका उत्तर हम ऐसे करेंगे। देखिए पादप कोशिका और जंतु कोशिका, साधारणतः पादप कोशिका जंतु कोशिका से बड़ी होती है, ये बड़ी होती है, जंतु कोशिका छोटी होती है। मोटी कड़ी कोशिका भित्ति जो बाहरी आवरण है, मोटी कड़ी होती है, कोशिका का नियमित आकार होता है लेकिन इसमें अनियमित होता है। कोशिका भित्ति उपस्थित होती है जो सेलुलोज नामक रासायनिक यौगिक से बनी होती है, इसमें नहीं पाया जाता है कोशिका भित्ति। कोशिका में रस युक्त बड़ी राजधानी उपस्थित है, इसमें छोटी राजधानी है। इसमें लवक उपस्थित है, इसमें लवक उपस्थित नहीं है। बस आपको 5 लिख लेने हैं अंतर यानी तुलना। देखिए अगला सवाल है दूसरा, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में किस प्रकार भिन्न होती हैं, दोनों में अंतर क्या है। देखिए यहाँ पे गौर कीजिए, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक जितने भी प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं हैं ये पाए जाते हैं जीवाणुओं में, साइनोबैक्टीरिया में ये पाए जाते हैं। ये निर्जीव कोशिकाओं की तरह कार्य करते हैं। ठीक है, तो ये रहा ठीक एक जीवाणु की प्रोकैरियोटिक कोशिका, और ये है यूकैरियोटिक कोशिका यानी ये है प्लांट सेल में, और एनिमल सेल में भी पाए जाते हैं यूकैरियोटिक कोशिका। चलिए इसका अंतर यानी अंतर हम करते हैं। देखिए उत्तर हम ऐसे करेंगे, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर। यह आद्य कोशिका है, इसका आकार प्रायः छोटा होता है। अर्ध विकसित कोशिका है, यह विकसित कोशिका है। इसमें वास्तविक केंद्रक अनुपस्थित होता है लेकिन इसमें वास्तविक केंद्रक पाया जाता है। ठीक है, प्रोकैरियोटिक में ये विकसित नहीं होता, इसमें केंद्रक नहीं पाया तो इसमें पाया जाता है। केवल जीवाणुओं और साइनोबैक्टीरिया में उपस्थित होता है, ये पादप और जंतुओं में होता है। केंद्रिका नहीं पाया जाता, केंद्रिका पाया जाता है। केवल एक क्रोमोसोम पाया जाता है, इसमें अनेक क्रोमोसोम पाए जाते हैं। कोशिका के विभिन्न अंग देखिए, गाल्जी उपकरण, माइक्रोकॉन्ड्रिया, अंतर्स्रावी ग्रंथि नहीं पाए, इसमें पाए जाते हैं। ठीक है, बस हो गया आपका आंसर। अगला सवाल तीसरा देखेंगे, यदि प्लाज्मा झिल्ली फट जाए अथवा टूट जाए तो क्या होगा, यानी कोशिका पे क्या प्रभाव पड़ेगा वो बताना है। देखिए ये जंतु कोशिका है, यहाँ पे प्लाज्मा झिल्ली यानी इसके बाहरी आवरण ये जो देख पा रहे हैं इसको बोलते हैं प्लाज्मा झिल्ली। देखिए कैसे हम इसका आंसर करेंगे, पहले समझिए आप। प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली भी इसको बोलते हैं। यदि कोशिका की सबसे बाहरी परत होती है, ठीक, जो बाहरी पर्यावरण से अलग करती है, और ये झिल्ली कुछ पदार्थों को अंदर या बाहर आने जाने देती है, यानी ये चयनात्मक पारगम्य झिल्ली इसको बोलते हैं। कुछ ही पदार्थों के अगर टूट जाए तो ये कार्य नहीं हो पाएगा इसमें। उत्तर हम ऐसे करेंगे, यदि प्लाज्मा झिल्ली फट जाए या टूट जाए तो कोशिका द्रव बाहर आ जाएगा, पदार्थों का आदान प्रदान बंद हो जाएगा और अंततः कोशिका की मृत्यु हो जाएगी, डेड हो जाएगी, यही परिणाम निकलेगा। चौथा सवाल है, यदि गाल्जी उपकरण ना हो तो कोशिका के जीवन पे क्या प्रभाव पड़ेगा। कोशिका में जो गाल्जी उपकरण के काम है वो ठप हो जाएंगे और इसका परिणाम कोशिका पे दिखने लगेगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे गाल्जी उपकरण और इसके काम ये रहे। कोशिका का मुख्य श्रवण का ये कार्य करता है, लाइसोसोम के निर्माण में भी ये मदद करता है। ठीक है, और कुछ पदार्थों को पैक करने, अंदर बाहर ले जाने यानी भेजने, परिवहन का भी काम करता है। ये सारे बंद हो जाएंगे। आइए आंसर करते हैं काफ़ी अच्छे से। उत्तर हम ऐसे करेंगे, यदि कोशिका में गाल्जी काय ना हो तो कोशिका के पदार्थों का परिवहन रुक जाएगा। अभी आपने देखा लाइसोसोम नहीं बनेंगे जो आत्महत्या की थैली होती है कुछ जीवाणुओं को मारने के लिए। ठीक है, तो कोशिका में नहीं बनेंगे और कोशिका की मृत्यु हो जाएगी, यही परिणाम होगा। है पांचवा, कोशिका का कौन सा अंगक बिजली घर है और क्यों। उत्तर हम ऐसे करेंगे, कोशिका का बिजली घर माइक्रोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है क्योंकि यह भोजन के ऑक्सीकरण है के द्वारा ऊर्जा उत्पन्न करता है और एटीपी में संचित करता है। एटीपी क्या है, ऊर्जा की यूनिट होती है, इकाई होती है। ठीक है, जैसे हमारे पास धन किस रूप में होता है, रुपया पैसा के रूप में होता है, कागज़, ठीक उसी प्रकार ऊर्जा किस रूप में होती है, एटीपी के रूप में होती है।
6 नंबर सवाल है, कोशिका झिल्ली को बनाने वाली लिपिड तथा प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है, ये कहाँ से बनते हैं। उत्तर हम ऐसे करेंगे, कोशिका झिल्ली यानी प्लाज्मा झिल्ली को बनाने वाली लिपिड का संश्लेषण चिकनी अंतःप्रदेश जालिका यानी SER द्वारा होता है तथा प्रोटीन का संश्लेषण खुरदरी अंतःप्रदेश जालिका RER द्वारा यानी स्थित राइबोसोम द्वारा होता है। 7 नंबर सवाल है, अमीबा अपना भोजन कैसे प्राप्त करता है। उत्तर हम ऐसे करेंगे, अमीबा एंडोसाइटोसिस प्रक्रिया द्वारा बाह्य वातावरण से भोजन ग्रहण करता है यानी प्राप्त करता है। इसकी प्लाज्मा झिल्ली अंदर की ओर मुड़कर कप के आकार का गड्ढा बना लेती है जिससे कि भोजन प्रवेश कर देता है और उसके बाद यह खाद्यान्न के रूप ले लेती है। 8 नंबर सवाल है, परासरण क्या है। उत्तर हम ऐसे करेंगे, जल या विलायक का अर्ध पारगम्य या चयनात्मक पारगम्य झिल्ली द्वारा होने वाले विसरण को परासरण बोलते हैं। ये पहले आप परिभाषा लिखिए। एग्जाम्पल में हम क्या लिखेंगे, ये लिखने के बाद देखिए, इसमें जल के अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र से जल के अणु कम सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर गतिशील करते हैं। ठीक है, ये लाइन भी आपको लिख लेनी जिसमें कि अर्ध पारगम्य झिल्ली द्वारा ये कार्य होता है। इसका एग्जाम्पल आपको लिखना है। ठीक है, यानी कहा गया है कि जल के अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र से कम सांद्रता वाले क्षेत्र में। यहाँ पे देखिए, एक पात्र में किशमिश है, अगर हम इसमें पानी डाल दें तो किशमिश हम देखेंगे कुछ समय बाद फूल जाती है। तो किशमिश के बाहर जल की मात्रा ज़्यादा है और किशमिश के अंदर जल की मात्रा कम है, वहाँ पे शुगर की मात्रा ज़्यादा है। ठीक है, तो बाहर का पानी ज़्यादा वाले क्षेत्र से पानी कम की ओर ये चला जाता है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं परासरण। इसके बाद देखिए 9 नंबर सवाल, निम्नलिखित परासरण प्रयोग। यहाँ पे परासरण का प्रयोग है, छिले हुए आधे आलू के 4 टुकड़े यहाँ पे है, चारों की खोखला करना है और कप बना लेना है और 1 कप उबले हुए देखिए आलू में बनाना है कि आलू के प्रत्येक कप जल वाले बर्तन में रखना है। A को खाली, B को 1 चम्मच चीनी डालना है, C में 1 चम्मच नमक डालना है और उबले आलू से बनाए गए कप D में 1 चम्मच चीनी डालना है। और उसके बाद 2 घंटे के बाद देखिए क्या एक्सपेरिमेंट निकल के आता है। 3 सवाल है, इसका आंसर करना है। तो मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, वहीं से आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। तो समाप्त होता है सेशन हमारा। धन्यवाद।